गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, तो अपने दो टॉपिक बचे हुए हैं पॉलिटी की सीरीज के। एक तो हमारी न्यायपालिका जिसके अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और एक हमारा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत की न्यायपालिका यानी कि इंडियन जुडिशरी। कल इसके बारे में बेसिक मोटी मोटी बातें अपन लोगों ने कर ली थी। आज आप आर्टिकल करोगे सुप्रीम कोर्ट के सारे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी वाले टॉपिक से वो कंसेप्ट से कम आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, और आर्टिकल से ज्यादा आते हैं। 5 या 7 आर्टिकल तो ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होंगे। ठीक है, इसलिए आज की क्लास के अंदर हम फटाफट एक बार सारे आर्टिकल देख लेंगे। इन्हीं आर्टिकलों के दौरान कई सारी बातें और भी बोनस फैक्ट हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, मैंने कल आपको बताया था, भारत के अंदर इकहरी न्यायपालिका है। जैसे अमेरिका के अंदर वहां का एक राज्य है लॉस एंजिलस। ठीक है, वहां का अलग कोर्ट है और अमेरिका का अलग कोर्ट है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर सिर्फ एक हैरी न्यायपालिका है, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय या फिर आप ग्राम न्यायालय, कुछ भी आप कहो, ये एक हायरार्की के अंदर काम करता है, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी अलग अलग पार्ट है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे, आप फैमिली कोर्ट कह लो, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कह लो, है ना, आप जो क्या है वो क्या कहेंगे, रेवेन्यू कोर्ट कह लो, कुछ भी कह लो। यानी कि भारत के अंदर न्यायपालिका एक इकहरे ढांचे के अंदर काम करती है। ये आपका सेम वैसा ही है जैसा भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है। ठीक है, समझ गए, हम सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जुडिशरी भी, भारत की न्यायपालिका भी इकहरी है, एकीकृत है। समझ गए, ऊपर से लेके नीचे तक एकीकृत है, एक ही ढांचा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर हमारी न्यायपालिका है, और न्यायपालिका दोनों अंगों से फ्री एंड फेयर यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करती है। न्यायपालिका के मामले में विधान पालिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती, और ये मैंने आपको डीपीएसपी के आर्टिकल 50 के अंदर बताया था। ठीक है, सबसे पहले आज 2 मिनट बात कर लेंगे ओरिजिन की, उत्पत्ति की। ठीक है, मैंने आपको 1773 से लेके 1947 तक जितने भी अंग्रेजों के चार्टर एक्ट थे, अधिनियम थे, भारत शासन अधिनियम थे, सब करवाए थे 10 से 15 दिन के अंदर, बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, जिसके तहत भारत में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती। क्या वो फैक्ट आपको याद है? तो यही लिख लीजिए, 1773 में कलकत्ता के अंदर आपका जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है भारत के अंदर पहली बार। और इसके जो पहले न्यायाधीश होते हैं, हाँ जी, वो होते हैं सर एलिजा एम्फे। सर एलिजा एम्फे, मैं एक्ट की ही बात कर रही हूं। सर एलिजा एम्फे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट बना, उसके पहले न्यायाधीश थे। तो पहली बार वर्ड देखने को कहां मिला है अपने को, सुप्रीम कोर्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नंबर एक बात, ओरिजिन कर रहे हैं हम, उत्पत्ति कर रहे हैं। दूसरा, एक हमारा 1935 के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। हाँ जी, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसको पूरे भारत के अंदर क्या है, न्यायिक विवादों को जो क्या सुलझाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, दूसरी बात, फिर जब हम बात करें 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो गया। आजाद देश के अंदर पहली बार 1900 जो क्या है वो 50 के अंदर हमको हमारा सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। और ये जो आजादी के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट था, इसको 1935 के फेडरल कोर्ट की सारी शक्तियां मिल गई। समझ गए, बस फर्क ये है कि वो अंग्रेजों के अंडर काम करता था और ये आजाद भारत में भारत के नागरिकों के लिए काम करता है। ठीक है, तो आज जो आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हो भारत का, वो 1950 में आया। ठीक है, समझ गए, हाँ जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की जो भारत के अंदर क्या कहीं मुख्य पीठ या आप कुछ भी कह लो, वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है ना,
हेडक्वार्टर कह लो या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली। लेकिन भारत की राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसको भारत के किसी भी अन्य भाग में भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि नई दिल्ली के अंदर ही कार्यालय रहेगा। कल को मान लो अभी राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों के मुंह से ये बातें निकल के आने लगी कि हो सकता है आने वाले 5 से 6 साल के अंदर भारत की राजधानी भी ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो क्या है, तो जो हमारे जितने भी हेडक्वार्टर हैं सरकारों के, या जो भी हमारी एम्बेसी हैं, या नई दिल्ली के अंदर जितने भी हेड ऑफिस है, सब उठ जाएंगे, है ना, वहां जाएंगे जहां पे नई राजधानी होगी। सही बात है ना? तो मेरे कहने का मतलब है जो मुख्य पीठ है भारत के सुप्रीम कोर्ट की, वो इस टाइम नई दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति जी की जो क्या है वो अनुमति से उसको भारत के किसी भी अन्य भाग में भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? देखिए, हाँ जी, जैसे नई दिल्ली के अंदर जो क्या है वो नई दिल्ली एक ऐसा इकलौता आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका खुद का न्यायालय है। नई दिल्ली के एक वो क्या बोलते हैं उसको, नई दिल्ली का हाई कोर्ट उसकी एक ब्रांच है। ठीक है, तो नहीं, हाई कोर्ट है नई दिल्ली के अंदर, सॉरी, नई दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की जो क्या है मुख्य बेंच है वो नई दिल्ली के अंदर है। अब आपने पूछा क्या इसकी ब्रांच को अलग अलग जगह स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जी चाहे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, पीठ को, किसी भी जो क्या है वो फेमस इशू को लेके, मुद्दे को लेके किसी भी जगह पे जो क्या स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति की सलाह से ही होगा। ठीक है, जैसे कोई बहुत ही मुख्य कुख्यात अधिकारी होता है, अधिकारी क्या, गैंगस्टर होता है, अपराधी होता है, तो आपने देखा होगा उसकी पेशी कई बार ऑनलाइन होती है, सुना है आपने? हाँ, जैसे कोई धर्मगुरु है और ये खतरा है, धर्मगुरु क्या हुआ ही था, ये तो राम रहीम की जो पेशी हुई थी, जब उसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट आई थी, तो क्या वो कोर्ट की समक्ष पेश हुआ था? नहीं, बल्कि उसके, हाँ बल्कि, हाँ जी हाँ जी, बल्कि उसके इतने अनुयायी थे तो लोगों को लगा कि बहुत बड़ा दंगा होने की संभावनाएं है, देश की शासन व्यवस्था के अंदर सुरक्षा जो होती है वो बिगड़ जाएगी, तो क्या की थी, उसकी पेशी कर ली गई थी वैसे ही जेल के अंदर ही। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल। आपने पूछा है पीठ, तो बिल्कुल पीठ कहीं भी स्थापित हो सकती है राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद। ठीक है, चलिए, ये था हाई सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन। अब आज हम खाली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 डालिए, हेडिंग के अंदर लिखो, भारत के संविधान के भाग 5 के अंदर आर्टिकल 124 से 147 भारत के संघीय न्यायालय का वर्णन है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब मैं संघीय न्यायालय बोल रही हूं तो इसका मतलब ये है भारत के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाली पूरी टेरिटरी सुप्रीम कोर्ट के अंडर आएगी। समझ गए? समझ रहे हो? मतलब पूरे भारत का क्षेत्राधिकार जो है, आप यूटी लगा लो, आप राज्य लगा लो, या केंद्र सरकार लगा लो, कुछ भी, सब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। ठीक है, समझ गई? हाँ जी, तो सबसे पहले अब हम आर्टिकल लिखेंगे, मैं आपको लिखवाऊंगी सारे आर्टिकल, स्किप नहीं करवाऊंगी, बट लास्ट में ये बता दूंगी ये 5 से 7 आर्टिकल बहुत जरूरी हैं, इनके ऊपर आप स्टार लगा लो, इनको याद कर लो। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक भी आर्टिकल छूट जाता है तो आपको ये हो जाता है कि आर्टिकल 29 में क्या है छोड़ दिया, तो 30 में क्या है, 131 में क्या है, इसलिए अपन सारे ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 124 की। लिखिए फटाफट, भारत के आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ऐसी लिखूंगी, बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखूंगी, आप लोग समझ जाना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसके बारे में अभी मैंने 2 मिनट पहले बात की। आर्टिकल 124 में पहला लिखा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, दूसरा न्यायाधीशों की संख्या। हाँ जी, इसके अंदर 2-3 बातें हैं। न्यायाधीशों की संख्या, देखिए, जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बना आजादी के बाद, तो उस टाइम पे हमारे पास 7+1 का डाटा था। ठीक है, जिसके अंदर 7 तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और एक हमारा सीजीआई। ठीक है, ये थी मूल रूप से जो क्या है वो न्यायाधीश और जजों की संख्या। ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम
जैसे जैसे सरकार ने चेंजमेंट किए तो इनकी संख्या बढ़ाते रहे, 7 से 14 हुई, फिर 25 हुई, ऐसे कर करके आज अगर हम देखें तो हमारे पास है 33+1। ठीक है, यानी कि 33 हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं, और एक है हमारा सीजेआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हो गए ना 34। अब यहाँ पे एक खास बात आप लोग नोट कीजिए स्टार लगा के, भारत की संसद इन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा तो सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डेटा को आप इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि भारत की न्यायपालिका के ऊपर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, हजारों लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो आप बढ़ा तो सकते हो नो डाउट, लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको शक्तियों के ये संख्या के बारे में बताया है ना। अब दूसरा पॉइंट लिखो, भारत की संसद भारत की न्यायपालिका की शक्तियों को भी बढ़ा तो सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों, ना तो आप संख्या को कम कर सकते हो, ना ही आप सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम कर सकते हो। शक्ति के अंदर आपका क्षेत्राधिकार भी आ गया, जुडिस्डिक्शन भी आ गई, आपकी पावर भी आ गई, ठीक है, सारी चीजें आ गई। और लिखिए आर्टिकल 124 के अंदर ही पॉइंट, आर्टिकल 124 के क्या पार्ट हैं, अब पार्ट, आर्टिकल 124 के पार्ट हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं वरना मैं भूल जाऊंगी, फिर कुछ का कुछ बताने लग जाऊंगी। ठीक है, देखिए आर्टिकल 124 के हमने 2-3 ये पॉइंट देख लिए। अब मैंने आपको बताया हो 99वां संवैधानिक संशोधन, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब उसके ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट था लेकिन रद्द हो गया। ठीक है, देखिए लिखिए 99वां संवैधानिक संशोधन 2014, जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई वैसे ही उसने जो क्या है वो न्यायपालिका की जो क्या है शक्तियों को सीमित करने की एक कोशिश की, लेकिन जो क्या है वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और वो अधिनियम न्यायपालिका ने रद्द घोषित कर दिया। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था न्यायिक पुनर्समीक्षा के बारे में या न्यायिक समीक्षा के बारे में, याद है आपको, और मैंने ये कहा था न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो अपनी जो क्या है वो अपने किसी भी निर्णय का क्या कर सकती है, पुनरावलोकन, एक बात। दूसरा मैंने ये कहा था 2014 के अंदर एक कानून आया था, 15 में ये रद्द हो गया। ठीक है, रद्द पे बात करेंगे पूरी स्टोरी के ऊपर। देखिए मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकती, एक बात। दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर न्यायपालिका को लगे कि विधान पालिका यानी कि संसद और कार्यपालिका यानी कि सरकार दोनों अगर जो क्या है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रही हैं, या ऐसा कोई उन्होंने बिल पास किया है, कानून पास किया है, या ऐसी कोई पॉलिसी लेके आई है जो संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो न्यायपालिका के पास इतनी पावर है कि वो उस कानून को, उस एक्ट को उस सीमा तक रद्द घोषित कर सकती है, नल एंड अवॉइड डिक्लेयर कर सकती है जिस लिमिट तक वो संविधान का उल्लंघन करता हो। बताया था ना, इसी को हम बोलते हैं न्यायिक क्या, पुनर्समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जिसको आप लोग जानते हो फेमसली। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2014 के अंदर बीजेपी सरकार ने 99 यानी कि 99वां संवैधानिक संशोधन किया। ठीक है, और उसके तहत एक हमारा एक्ट लेके आई संविधान के अंदर जिसका नाम था NJMC, लिखिए NJMC, NJAC, MC नहीं AC, ठीक है। और इसको हिंदी में आप लिखिए, हिंदी में लिखिए आप इसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014। कब आया था ये? 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या था? भारत के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेके भारत के संविधान में कोई खास सिस्टमैटिकली किसी जो क्या है वो प्रोसेस का वर्णन नहीं किया गया है कि कैसे नियुक्ति होगी।
ठीक है। लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, टाइम टू टाइम अपने यहाँ पे ऐसी रीति डेवलप कर ली जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। उस व्यवस्था को जी अपन बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोलेजियम सिस्टम। लेकिन ये कोलेजियम सिस्टम जो है, इससे सरकार कभी भी, से किसी भी पार्टी की हो, ज्यादा खुश नहीं थी। ठीक है। तो 2014 के अंदर एक नई व्यवस्था बनाई गई भारत के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। उसी को बोलते हैं एनजेएसी। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके अंदर क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है कोलेजियम, अपना खुद का उनका डेवलप किया हुआ, उसको हटा के दरकिनार करते हुए सरकार अपना एक अलग सिस्टम लेके आई, जिसके अंदर पहला तो सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, और प्लस एक सरकार का विधि व कानून मंत्री। कितनी हो गई? 3 बंदे हो गए ना। एक तो सीजेआई, ठीक है, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक सरकार का विधि न्यायालय मतलब विधि मंत्री, विधि व कानून मंत्री। ठीक है, हाँ जी, उस टाइम एक सरकार का विधि मंत्री, 2 सदस्य और ये होंगे मनोनीत सरकार के द्वारा, और सरकार इन 2 व्यक्तियों को मनोनीत करेगी इस कमेटी के अंदर बिठाने के लिए। हाँ, और ये 2 जो व्यक्ति होंगे, जो 2 व्यक्ति सरकार मनोनीत करेगी, ध्यान से सुनो, इन व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए कमेटी बनाई गई। ठीक है, जो 2 व्यक्ति बाहर से लिए गए हैं, एक तो सीजेआई हो गया, एक विधि मंत्री हो गए, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए, 2 मेंबर जो सरकार ने कहा कि हम जी अपने बंदे आपको चुन के देंगे, ठीक है, और ये बंदे आपकी कमेटी में बैठेंगे। उन 2 बंदों को नियुक्त करने के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर एक तो हमारा प्रधानमंत्री, एक लोकसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है, अगर विपक्ष का नेता नहीं है आपके पास, तो लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का नेता। ठीक है, समझ गए। और एक हमारा जो क्या है, वो सरकार का कोई भी मंत्री। ये 3 बंदे मिलके इन 2 बंदों को चुनेंगे, और फिर ये 2 बंदे इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के अंदर जाके सीजेआई और जजों को अपॉइंट करेंगे। लेकिन ये मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार क्षेत्र में ले लिया और ये कहा ये आर्टिकल 50 का उल्लंघन है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर न्यायपालिका को क्या रखा गया है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट, मतलब निष्पक्ष व स्वतंत्र। अगर सरकार अपने बंदे चुन के देने लग गई कमेटी के अंदर, और वो बंदे अगर न्यायाधीश चुनेंगे, तो न्यायपालिका की पारदर्शिता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, ये 1973 के केशवानंद भारती केस के द्वारा भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल का हिस्सा है। समझ गए? तो न्यायपालिका ने क्या कहा था, बिल्कुल संसद भारत के किसी भी जो क्या है वो पार्ट के अंदर बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन भारत के संविधान का संघीय ढांचा या बेसिक प्रिंसिपल या आधारभूत ढांचा जो क्या है वो कभी भी बदला नहीं जा सकता है। और न्यायपालिका ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते। ये कहते हुए एनजेएसी को, भारत की सरकार जो लेके आई थी कानून एक्ट, उसको न्यायपालिका ने क्या कर दिया, रद्द घोषित कर दिया, नल एंड अवॉइड घोषित कर दिया। 2015 का सबसे बड़ा ये मुद्दा था, साल भर चलने वाला। ठीक है, समझ गए? तो इसको आप जरूर लिखें। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ इतनी स्टोरी, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आपका पेपर में एग्जाम में पूछा गया है, और वो आर्टिकल भी बार बार पूछा गया है, वो था आर्टिकल 124A। समझ गए? आर्टिकल 124A, ये सारा एनजेएसी वाला मामला था। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अभी अपन 2 मिनट कोलिजियम के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कोलिजियम व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहले तो ये समझ लो ये कोलिजियम व्यवस्था है क्या। बड़ा ही भारी भरकम वर्ड लग रहा है। देखिए, कुछ नहीं है, भारत के अंदर कोलिजियम व्यवस्था एक प्रथा है जो समय के अनुसार डेवलप हुई है। क्या है जी, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों को नियुक्त करने की एक व्यवस्था। लिखो, कोलिजियम व्यवस्था क्या है। भारत के
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को अपॉइंट करने की, नियुक्त करने की एक व्यवस्था। क्या है? कोलेजियम सिस्टम। ठीक है। पंचायत का नाम सुने आप लोगों ने? पंचायत का मतलब क्या है? 5 मेंबर। तो इसमें भी 5 ही मेंबर हैं, ये भी एक किस्म से पंचायत ही हो गई। ठीक है। इसके अंदर क्या है? एक तो हमारा है बच्चा सीजेआई, 4 है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है। टोटल कितने बंदे हो गए? 5। और जब भी जजों को अपॉइंट करने की बात आती है तो यही 5 बंदे यानी कि ये कॉलेजियम मिलके चुनता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई को भी। समझ गया आप मेरी बात? अब सीजीआई तो आपके समझ में आ गया, लेकिन ये वरिष्ठ सदस्य क्या है, यानी कि क्या है ये सीनियर मेंबर जो लिखा है मैंने, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये कौन है? क्या ये सीजीआई से भी ऊपर है? भाई शब्द से तो यही लग रहा है वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर का मतलब सीनियर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को, तो सुनो ध्यान से। ये 4 वरिष्ठ सदस्य वो हैं जो सीजीआई के बाद वाले। ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, भारत के अंदर जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, सीजीआई जब अपॉइंट होते हैं, तो एक पैरामीटर को हमेशा हम ध्यान में रखते हैं। वो पैरामीटर क्या है? एज। ठीक है, सीनियोरिटी। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो आपकी सीनियोरिटी है या जो आपकी एज है, जो आपकी वरिष्ठता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो ये 4 वरिष्ठ वही न्यायाधीश हैं जो सीजीआई के बाद सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। समझ गए? समझ रहे आप? 4 वरिष्ठ सदस्य प्लस सीजीआई, ये 5 बंदे मिलके अपने आप बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के अपने जजेस को अपॉइंट करते रहते हैं जी। ठीक है। चलिए, अब शपथ कौन दिलवाता है ये भी लिख लीजिए। हाँ जी, भारत का जो राष्ट्रपति है वो शपथ दिलवाता है सीजीआई व अन्य न्यायाधीशों को। अब देखो कितनी कमाल की बात है, सीजीआई तो राष्ट्रपति का शपथ दिलवाता है ना? जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है तो सीजीआई शपथ दिलवाता है ना, और जब सीजीआई पद पर बैठता है तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। तो वाइस वर्सा है ये चीजें, है ना? तो ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो राष्ट्रपति जी को शपथ सीजीआई दिलवाते हैं और सीजीआई या अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए, अब आप लिखिए आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 आर्टिकल के थ्रू ही बहुत सारी बातें कर लेंगे हम, और मेरे अनुसार पॉलिटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका भी यही है कि आप आर्टिकल वाइज चीजों को उठाओ, क्योंकि संविधान भी तो ऐसे ही लिखा गया है। अब लिखिए आर्टिकल 125 सीजीआई। सीजीआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बार बार में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला जाएगा। ठीक है, मेरे से तुमको शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलना है, मैं चलूंगी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में। सीजीआई प्लस अन्य न्यायाधीश, इन सब का वेतन भत्ते, ठीक है, भारत की संसद जो क्या है वो तय करेगी टाइम टू टाइम। और 2 निधियां मैंने आपको रटवाई हुई हैं। हाँ जी, संचित निधि और आकस्मिक निधि। फटाफट से आर्टिकल बताइए मेरे को इसका। संचित निधि क्या है? 200। ठीक है, भारत के संविधान के आर्टिकल 266 में एक संचित निधि है। इस संचित निधि क्या है? सरकारी खजाना है। ठीक है, भारत का राजकोष है, और न्यायाधीशों की वेतन भत्ते, उनकी पेंशन, ठीक है, ये सब जो क्या है वो इसी संचित निधि से जाते, और ये आर्टिकल 125 में लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति के अधीन होती है आकस्मिक निधि 267, इससे अगली। ठीक है, आकस्मिक निधि देखो, देश के अंदर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, अब एक बात बताओ, इमरजेंसी क्या पूछ के आती है अपने से? तो एकदम से सरकार को अगर फंड की आवश्यकता है, पैसों की जरूरत है, तो एक हमने तो क्या है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास रिजर्व अमाउंट होता है पैसों का, वो हमने एक फंड बनाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक का मतलब ही तो ये है, सडन कोई जरूरत पड़ जाए तो उस आकस्मिक निधि का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति जी के हाथ में होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आकस्मिक निधि लिख लो, अभी तुम पूछ रहे हो तो 267। तो वेतन और भत्ते कहाँ से जाते हैं जी? भारत की संचित निधि से, जो है हमारी क्या
266 के अंदर। तो 125 में क्या हो गया, न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते और पेंशन। समझ गए? अभी लिखो, इतना तुमने लिख लिया पक्का? लिखिए आर्टिकल 126, आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 के अंदर आप लिखिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक का मतलब आप समझते हो? एक्टिंग। जैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है, जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। वैसे एक बात बताओ, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है वैसे? हाँ, उपराष्ट्रपति ही कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। तो ऐसे ही कार्यवाहक न्यायाधीश भी होते हैं। जैसे जो सीजीआई है वो बीमार हो गया या अस्वस्थ है या कहीं बाहर चले गए, उस टाइम तो क्या है, वो राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 126 का यूज करते हुए आपका किसी भी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। समझ गए? आर्टिकल लिखते रहो, लिखते रहो, लिखना बहुत जरूरी है, वरना पूरी क्लास चली जाएगी, फिर आपको रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ जी, आर्टिकल 126 में लिखा है, आर्टिकल आर्टिकल 126 में लिखा है भारत के अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है? अब ये बात अंडरस्टूड है कि मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, कहीं गया होगा किसी काम से, तभी तो हमारा क्या आएगा, एडहोक, या क्या हम कहें आपका ये एक्टिंग सीजीआई। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम करेंगे हमारे बाकी के बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और आर्टिकल में ही आपके 20 से 30 कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है? चलिए।